नमस्कार, लोकसभा टीवी की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंबरा। आज मोबाइल हर हाथों को आसानी से उपलब्ध है। मोबाइल के साथ ही उपलब्ध है इंटरनेट, जिसके ज़रिए हम जब चाहें जहां चाहें अपनी सुविधानुसार पढ़ सकते हैं, अपनी पसंद की चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन इसका कितना असर हमारे अध्ययन की आदतों में पड़ा है, इसे जानने की कोशिश करेंगे इस विशेष कार्यक्रम के ज़रिए। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में दुनिया बहुत तेजी से सिकुड़ती और पास आती जा रही है। इस प्रक्रिया में इंटरनेट यानी अंतर्जाल की भूमिका महत्वपूर्ण है। सूचना क्रांति को किताब पर छाए खतरे के रूप में भी देखा जा रहा है। अंतर्जाल एक ऐसा माध्यम है जहां साहित्य बहुतायत में उपलब्ध है। विश्वव्यापी संजाल के जरिए अंतर्जाल उपयोगकर्ता दुनिया भर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और पुस्तकों को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पाठक साहित्य तथा अन्य वैचारिक पुस्तकों से आसानी से जुड़ सकेंगे। खास अर्थों में यह भी पुस्तक की परिभाषा में एक नया आयाम जोड़ती है। विश्व पुस्तक मेले में इंटरनेट और डिजिटल साहित्य पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रवक्ता.com ने हिंदी साहित्य और इंटरनेट पर एक परिचर्चा आयोजित की, जिसमें कई विद्वजनों के साथ ही जानी मानी लेखिका अलका सिन्हा ने भी भाग लिया। चर्चा की शुरुआत हिंद युग्म के संपादक शैलेश भारद्वासी के विचारों के साथ हुई। शैलेश ने माना कि किसी भी भाषा का साहित्य तकनीक से अछूता नहीं रह सकता। ये कहना इसमें बहुत ज़्यादा जल्दी करना होगा कि किताबों की दुनिया अपने रंग ढंग को बदल देगी। रंग ढंग मतलब दिखने में उसकी शक्ल कैसी होगी, उसको भी पूरी तरह से ऐसे आप समझिए कि मनुष्य के व्यवहार में कोई भी चीज़ को जीनेटिक स्तर पे उतरने में 300 से 400 सालों का समय लगता है। हमने किताबों को छू करके जो पढ़ा है वो पता नहीं कितनी, जब से शुरुआत हुई तब से हम उसको महसूस करके ही पढ़ रहे हैं। तो ऐसे में केवल आप ऐसे कल्पना करके पढ़ते हैं कि हाँ एक किताब है, एक ऐसे मीडियम पे पढ़ते हैं जो दरअसल बार बार बदलती जा रही है। एक स्क्रीन है जिसमें चीज़ें बदल रही हैं, तो उसको पूरी तरीके से मनुष्य अपने जीवन में उतार लेगा, उसमें लंबा वक्त लगेगा। कि कोई भी भाषा का साहित्य हो वो तकनीक के प्रभाव से तो बची हुई नहीं रह सकती ना, तो हिंदी साहित्य के साथ भी ऐसा ही होगा। इंटरनेट की पहुंच के बारे में तो अब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट अब लगभग यहाँ तो जितने लोग बैठे होंगे वो सबके पॉकेट में होगा। 1 दिसंबर को 5 भारतीय भाषाओं में किंडल लेकर के अमेज़ॉन आया। लगभग 1100 के आसपास किताबें अमेज़ॉन किंडल पे उपलब्ध हैं हिंदी की। हमारे लिए, क्योंकि हम अपना ही आंकड़ा बता सकते हैं, हिंद युग्म जितनी भी किताबें बेच रहा है यानी किताबों का जो व्यवसाय कर रहा है उसमें 90% जो कंट्रीब्यूशन है वो अमेज़ॉन की ख़रीदारी का है। यानी 90% से हमारी बिक्री, ज़्यादा बिक्री वो अमेज़ॉन से ही होती है और ज़्यादातर बिक्री हमारी ऑनलाइन होती है। तो ये दिसंबर 2016 में हमने जितनी मुद्रित प्रतियां बेची उससे अधिक हमारी किंडल की प्रतियां बिकी, मतलब किंडल की प्रतियां डाउनलोड हुई। तो हम, जबकि दूसरे प्लेटफॉर्म पे जो ई प्लेटफॉर्म पहले से मौजूद थे, टोटल व्यवसाय का 5% भी बिक्री नहीं थी। आने वाले समय में हो सकता है कि यही बिक्री गति न रहे, लेकिन ये सूचना इसलिए महत्वपूर्ण है कि हिंदी का पाठक भी किंडल डिवाइस खरीदकर या किंडल ऐप अपने मोबाइल, अपने टैब या सिस्टम पे भी आप पढ़ सकते हैं, उसमें डाल करके हिंदी में किताबें पैसे दे के खरीद रहा है। ऐसा नहीं कि वहाँ मुफ्त में उपलब्ध है। जितने में मुद्रित प्रति उपलब्ध है उतनी ही कीमत हमने ई बुक की भी रखी है और उस कीमत पे भी वो खरीद रहा है। इसका मतलब कि टेक्नोलॉजिकल जो शिफ्ट है वो हिंदी में भी, साहित्य के पाठकों में भी बहुत हद तक हो चुका है, और जो एक सकारात्मक बात है, समय के साथ चलने वाली बात है। कविता कोश और गद्य कोश के संस्थापक ललित कुमार ने भी अपने विचार रखे। किताबें कहीं नहीं जाने वाली हैं, पहली बात। कम से कम 20 साल तक तो कहीं नहीं जाने वाली है। शैलेश ने कहा कि बहुत लंबा समय लगेगा, वो उतने लंबे से थोड़ा कम समय लगेगा, लेकिन जल्दी ही काफ़ी बदलाव हमें देखने को मिलेगा। ऑलरेडी हम बदलाव देख रहे हैं। अब अगर हम कविता कोश की यात्रा की बात करें तो पिछले 10 साल के दौरान कविता कोश एक ऐसा उदाहरण बन गया है
जो जो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो स्वयं सेवा का एक बहुत ही उत्तम उदाहरण है। कुछ लोग जो हिंदी साहित्य भाषा के लिए कुछ करना चाहते थे, वो एक साथ आए, उन्होंने मेहनत की, अपना समय दिया, धन दिया, श्रम दिया, और हम इस एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट को सफल कराने में, यहाँ तक लाने में सफल हो पाए हैं। हमारे पास साहित्य का, भाषा का एक बहुत बड़ा ख़जाना मौजूद है, पर वो कागज़ की किताबों में, पीली पड़ती किताबों में, कहीं लाइब्रेरियों में कहीं छुपा हुआ है, लोग उस तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इन सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा किया जाए। कविता कोश चूँकि एक टेक्नोलॉजी आधारित प्लेटफॉर्म है, इसलिए हम आपको बहुत सटीक आंकड़े दे सकते हैं और बहुत तुरंत दे सकते हैं। इसमें से ज़्यादातर जानकारी कविता कोश और गद्य कोश की वेबसाइट पर पहले से उपलब्ध है। कविता कोश और गद्य कोश में प्रति माह 5 लाख से ज़्यादा लोग उसको आकर पढ़ते हैं, और पिछले 1 साल के दौरान एक बहुत रोचक चेंज आया है जो मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा। वो ये कि पिछले 1 साल के दौरान हमारा जो रीडर बेस है, जो हमारा पाठक वर्ग है, 75% अब वो मोबाइल से पढ़ता है। युवा पत्रकार आकांक्षा का कहना था कि इंटरनेट की दुनिया ने हर किसी को छपने की आज़ादी तो दी है, लेकिन बिना संपादन के छपी सामग्रियों में बहुत सी त्रुटियां भी रह जाती हैं। 16 साल में एक लेखक ने इतनी लंबी यात्रा तय कर ली है कि अब वो कहानियाँ लिखने के बाद ब्लॉग्स हैं, ई बुक का उनके पास बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, कई बहुत अच्छी वेबसाइट्स हैं जो अपने यहाँ केवल कहानियाँ या कविताएं रखती हैं, उसकी लिंक फॉरवर्ड की जा सकती है, पहुँचाया जा सकता है उससे दूर दूर तक। तो इसलिए अब वो जो एक अंदर भगदड़ होती थी लोगों के बीच में या लेखकों के बीच में कि मुझे कौन छापेगा, वो जो सुकून है वो इंटरनेट ने ही मुहैया कराया है, इंटरनेट ने ही दिया है। और इस वजह से क्या हो रहा है कि बहुत बिंदास होके, बैलोस होके लोग लिख रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो लिख रहे हैं। काट छांट का ये एक तरह से अराजकता भी हो सकती है, मतलब इसका दूसरा पहलू भी है कि एडिटिंग नहीं है, जो हम लिख दे रहे हैं हम उसी को एकदम सत्य मान के चल रहे हैं और हमें लगता है कि हमने अच्छा लिख दिया। अगर संपादक उसको कहे कि इस लाइन को बदल दीजिए या इस अंत को बदल दीजिए या इस घटना को बदल दीजिए, तो लेखकों को लगता है कि हम आपके पास क्यों जाएं। इंटरनेट हमारे पास इतना सुलभ माध्यम है जहाँ तक हम अपनी रीच भी है, पहुँच भी है। तो कई लेखक डिसिप्लिन होकर खुद भी काम कर रहे हैं, जबकि कई लेखक हैं जो उनको लगता है कि जो उनके मन में आया है वो छपना ही चाहिए और छपने के लिए उनके पास गुंजाइश भी है। तो लेखकों को जो एक आज़ादी मिली है वो इंटरनेट के माध्यम ने दी है। संपादन एक बहुत महत्वपूर्ण विधा है जिसको हम भूलते जा रहे हैं, और जिसकी वजह से हिंदी किताबों की दुनिया में भी बहुत ख़राब किताबें आती हैं। जब हम किताबें पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा संपादन न होने से कभी कभी बहुत अच्छा कंटेंट ख़राब हो जाता है। तो इंटरनेट की दुनिया ने अगर आपको एक आज़ादी दी है छपने की, तो एक चीज़ आपसे छीन ली है, जो एक बहुत अच्छी विधा थी वो छीन ली है, वो संपादन। तो प्रकाशक ही नहीं, मतलब मैं उसको दादागिरी नहीं कह रही हूँ, लेकिन एक बहुत अच्छा जो माध्यम था जिसकी वजह से आपकी रचना संवर के बाहर आती थी। मतलब आप मेकअप करते हैं तो जाहिर सी बात है खूबसूरत तो दिखते ही हैं, तो आपकी कहानियाँ, कविताएं अब मेकअप नहीं कर पा रही हैं। छोटी सी बात, बस इतनी सी। वहीं सुप्रसिद्ध लेखिका अलका सिन्हा ने इंटरनेट को सहज और सुविधाजनक माध्यम माना। आज के समय में आपकी चीज़ें आपके बिल्कुल इट इज़ जस्ट अ क्लिक अवे, तो आपके लिए चिंता करने की बात क्यों है कि किताबें ख़त्म हो जाएंगी। मैं अपने निजी घटना शेयर करना चाहती हूँ। जिस वक्त मुझे तकनीकी ज्ञान बिल्कुल नहीं था, अचानक मुझे एक दिन पता चला कि मेरी एक कहानी अनुभूति अभिव्यक्ति पर डली हुई है, पूर्णिमा बर्मन ने डाली है। और पता कैसे चला कि उनका फ़ोन आया मेरे पास कि हम इनको माध्यम बना करके, जो रचनाएं हम छापते हैं उनको माध्यम बनाकर यहाँ की करीब 22 यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं। सामग्री, हिंदी की सामग्री बाहर के देशों में उपलब्ध नहीं है, तो हम इसी को आधार बना लेते हैं और इन्हीं में से कुछ रचनाएं चुन करके पढ़ाते हैं। और इसमें आपका भी जो कहानी है उसे रखा गया है, लेकिन आपका परिचय उसमें नहीं छपा था, तो आपका परिचय मुझे चाहिए क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जानना चाहते हैं। मुझे अचानक एहसास हुआ कि एक इतनी बड़ी दुनिया से मैं बाहर हूँ। अगर मुझे पूर्णिमा जी ने उसके लिए जोड़ दिया तो मैं बहुत ही आभारी हूँ, लेकिन एक दृष्टि जो मेरे अंदर कौंधी, वो मुझे लगा कि आज के समय में आप इंटरनेट को छोड़कर आगे बढ़ते हैं तो बहुत बड़ी एक दुनिया को छोड़कर आगे बढ़ते हैं।
किताबों के प्रति हमारा जो मोह रहा है, एक जो हम कस्टम्ड हैं कि हमें किताबें हाथ में चाहिए और फिर उसकी छुअन चाहिए, वो एक एहसास तो है, उसके स्तर पर है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इंटरनेट से हम करीब होते जा रहे हैं, उससे हमारा रिश्ता थोड़ा प्रगाढ़ होता जा रहा है, तो वो दूरी ख़त्म हो रही है और हमें इतना आसान लगता है कि आप किसी रचना का नाम लिख दें, रचनाकार का नाम लिख दें और वो सबका सब कुछ उतर आता है। कविता कोश के तो इतने दीवाने हैं, कितने ही लोग मुझसे ये कहते हैं कि हमने कविता कोश के ज़रिए आपको पढ़ लिया, कितने ही लोग ये कहते हैं कि हमने कविता कोश में फ़लाँ रचना पढ़ी जो कहीं नहीं मिल रही थी। इतना बड़ा काम ललित जी ने किया है, सबके लिए सुलभ हो गया है। तो ये आज के समय की दिक्कत नहीं, बल्कि अगर आप पूछते हैं इंटरनेट तक ही सीमित रह जाएगा, तो मैं कहती हूँ इसको थोड़ा सा बदलें और कहें कि क्या ये साहित्य इंटरनेट तक फैल जाएगा। हिंदी कविता का सौंदर्य नाम से आप यूट्यूब पर देखें, इतनी खूबसूरती से कविता को प्रस्तुत किया गया है कि आप, और उसमें एक से एक नया और एक से एक पुराना कवि, हर रचनाकार आपको मिलेगा और उसको इतना खूबसूरत ढंग से रखा गया है कि जो कविता प्रेमी नहीं भी हैं वो भी उससे इश्क कर बैठे। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे नज़र आई और आप लोग ज़रूर देखें इसे, हिंदी कविता का सौंदर्य। जिज्ञासा मानव का स्वभाव है। इंटरनेट ने बहुत हद तक लोगों की अनेक जिज्ञासाओं को शांत करने का भी कार्य किया है। पुस्तकों के इस मेले में हमारी मुलाकात हुई इंटरनेट की दुनिया के सृजन शिल्पी से। उनका मानना है कि अंतर्जाल से सहजता आई है, लोग एक दूसरे से ज्यादा जुड़ गए हैं। जब से इंटरनेट लोगों के घरों में पहुंच गया है और इंटरनेट पे चीज़ें पढ़ना ज़्यादा सुविधाजनक हो गया है, तब से लेकर के अब तक में, मतलब उससे पहले जो चीज़ें नहीं पहुंच पाती थीं और आज के दौर में लोगों के अध्ययन की आदत में आप कितना अंतर देखते हैं? लोगों में जानने की भूख हमेशा से रही है। लोग पहले लोगों के मन में सवाल होते थे और वो खोजते थे कि मैं कहाँ जा कर के ये सवाल का आंसर मिलेगा। और पहले लोग गुरुओं के पास जाते थे, किताबों में खोजते थे, किताबें कहाँ मिलेंगी, कौन सी किताब में सही बात, सही जानकारी मिलेगी, सही उत्तर मिलेगा, ये लोग भटकते थे। और इंटरनेट के आने पे ये सब चीज़ें सहज हो गई हैं। ये बहुत ही कि वो उसने अपने सवाल डाला, अपनी जिज्ञासा डाली, अपना एक कीवर्ड डाला और उसको आंसर तुरंत मिल गया। और वो गूगल या कोई भी और सर्च इंजन उसको सही लिंक पे उस सवाल के आंसर के साथ वो पहुंचा देता है। पहले हमको लाइब्रेरी जाना पड़ता था, उसके अपने नियम कानून होते थे। अब हम कहीं पर भी, जहाँ कहीं भी हमारे पास अब तो मोबाइल है, मोबाइल पे किताबों की पूरी दुनिया है। और अब तो इंटरनेट सर्विसेज भी बहुत फास्ट से फास्टर होती जा रही हैं। तो ये पढ़ने की आदत बढ़ रही है। हमारे जितने आंकड़े आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि लोग अब इंटरनेट, यानी लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर की बजाय या लैपटॉप की बजाय अब मोबाइल के थ्रू ज़्यादा पढ़ रहे हैं। पुरानी किताबें जो थीं, पुराने साहित्य जो हैं, जैसे प्रेमचंद हुआ, उनको बहुत अधिक पढ़ा जा रहा है, आज भी पढ़ा जाता है उनको। इसके अलावा महादेवी वर्मा हुई, इस तरह के साहित्यकार कितने ज़्यादा, उनकी किताबें जो हैं, उनका साहित्य जो है कितना ज़्यादा रीप्रिंट होकर के आ रहा है और पाठकों के बीच अभी भी अपनी पैठ को बचाए हुए है। फिर मैं इंटरनेट के हवाले से ये कहूँगा कि इंटरनेट ने ये सूचनाएं उपलब्ध करा दी हैं। और जो अभी जो आबादी है, जो हमारे धरती के इतिहास में, मानवता के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं रहा जब इतने सारे लोग ज्ञान के करीब आए हैं। पहले ज्ञान बहुत सीमित दायरे में था, ज्ञान तक पहुंचने की जो शर्तें थी वो बहुत कठिन थी। अब वो शर्तें शिथिल हो गई हैं, अब बहुत सहजता आ गई है। तो अच्छा साहित्य, अच्छी किताबें, अच्छे लेखक, अच्छे कवि, अच्छे रचनाकार, उनके बारे में जागरूकता लोगों में बहुत ही आसानी से उपलब्ध है। जो वो किताबों में पढ़ते हैं या पत्रिकाओं में पढ़ते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, उसके बारे में अगर वो विशेष जानना चाहते हैं तो वो फिर इंटरनेट का सहारा लेते हैं। और धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि जो हमारी जितनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज़ हैं वो सब भी धीरे धीरे डिजिटल लाइब्रेरी की ओर कन्वर्ट हो जाएंगी। और लोग अब वो जहमत नहीं उठाना चाहेंगे कि लोग लाइब्रेरी में जाएं, अगर वो उनके पास सहजता रहेगी। फिर भी पढ़ने की आदत कुछ लोग ऐसे ज़रूर रहेंगे जो लाइब्रेरियों में जाएंगे, किताबें वो हार्ड कॉपी वो पढ़ेंगे, ख़रीदेंगे।
ये दोनों चलता रहेगा, लेकिन जो जितनी नई पीढ़ी होगी वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से आगे बढ़ेगी। जिस प्रकार किताब के व्यापक प्रसार की प्रक्रिया छापे खाने के आने के बाद आरंभ हुई थी, ठीक उसी प्रकार इंटरनेट या अंतर्जाल ने भी सूचना या ज्ञान पर एकाधिकार को तोड़ा और विकेंद्रित किया है। इंटरनेट से प्रकाशकों का एकाधिकार भी टूटा है। कुछ ऐसे समूह हैं जो लेखकों को मंच दे रहे हैं ताकि लेखक बिना किसी हिचक के अपनी किताबें ऑनलाइन प्रकाशित कर सकें। ऑनलाइन पुस्तकों का फायदा ये होता है कि पाठकों की प्रतिक्रिया शीघ्र ही लेखकों तक पहुंच जाती है। ऐसा ही एक समूह है मातृभारती, जिसने अप्रकाशित पुस्तकों को डिजिटली पाठकों के समक्ष रखा है। डिजिटली पुस्तकों के प्रकाशन के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या आम पुस्तकों की तरह ही डिजिटल पुस्तकें होती हैं या फिर दोनों के लेखन में फर्क है? इन विषयों पर गहरी चर्चा हुई। अभी तक डिजिटल साहित्य लिखने की परंपरा नहीं शुरू हुई है। हम जो लिखते हैं उसी को छपने के लिए भेज देते हैं, उसी को डिजिटल वर्जन में भी डाल देते हैं। अब आपको एक राज की बात बताएं, जब आप डिजिटल कोई चीज़ बनाते हैं तो उसके पैराग्राफ 3-3, 4-4 लाइनों के होने चाहिए। उसके पैराग्राफ आप एक एक पेज का नहीं रख सकते, क्योंकि जब स्क्रीन पे इंसान पढ़ता है उसका जो फोकस का जो पैन है वो छोटा हो जाता है। जब आप किसी भी स्पेशलाइज्ड चैनल को पढ़ते हैं तो उसके अंदर सारे पैराग्राफ छोटे छोटे होंगे, वाक्य भी छोटे छोटे होंगे। कोई 70 शब्दों का वाक्य नहीं होगा, छोटे शब्द, छोटे वाक्य और छोटे पैराग्राफ। तो ये डिजिटल साहित्य लिखना एक अलग किस्म की चुनौती है। अभी तो हमारे पास जो लेखक जो लिख रहे हैं, जो पहले किताबों में छप चुका है, जो प्रिंट वर्जन से ऑब्सोलीट हो चुका है, वो सारे का सारा डिजिटल वर्जन में सामने आ रहा है। तो डिजिटल फॉर्म में लिखने के लिए वी विल हैव टू बी थॉरली ट्रेन्ड कि हमें डिजिटल फॉर्म में अपनी कहानियों को, अपनी कविताओं को पेश कैसे करना है, उनको किस तरह से रखना है। नई तकनीक से जुड़ना और उस तकनीक को आगे ले जाना, उस तकनीक को युवा पीढ़ी में ले जाना, ये ही अवतार है। तो ये पढ़ने की दिशा में एक नया कदम, इसको अपनाना चाहिए। मैं कहता हूँ कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा लेखक जुड़ सकते हैं, जितना ज़्यादा कथा ही नहीं, कथेतर साहित्य जितना जुड़ सकता है, हमारे तकनीकी विषय जितने हैं वो जितना जुड़ सकते हैं, उतना ही वो समाज में बचेंगे भी, क्योंकि अंततः ये ही फॉर्म बचना है। डिजिटल साहित्य के विषय में उसके अवसर और चुनौतियों की बात होती है तो मुझे साहित्यकार की हैसियत से लगता है कि मैं देखूं कि किसी हवन में, यज्ञ में पूजा करते हुए पुजारी को क्या होता है। मैं देखता हूं आप हवन कर रहे हैं और उसमें जो समिधा, जो सामग्री आप डाल रहे हैं, क्या उसका स्वरूप बदला है? आप शायद सहमत ना हो, लेकिन जो पंडित जी पूजा करा रहे हैं उनसे पूछिए तो वो बताएंगे कि बच्चे कुछ दिन पहले तक इसमें सामग्री और समिधा डालने के लिए लोग घी को जो है वो एक पीतल के कटोरे में करके लाते थे, कपूर को कागज़ की पुड़िया में बांध करके लाते थे। आज वही चीज़ टेट्रा पैक में घी आता है और कपूर की पुड़िया जो होती है वो मशीन से प्रिंटेड बहुत सुंदर आवरण में आती है। तो जब साधारण यज्ञ में, पूजा में अगर समिधा और सामग्री का स्वरूप बदलता जा रहा है तो साहित्य की भी जो यज्ञ है उसमें भी समिधा और सामग्री का स्वरूप बदल कर रहेगा। ये ज़माने की पुकार है। जब अमेज़न ने नवंबर 2007 में किंडल को पहली बार किताबें पब्लिश करनी शुरू की थी, तब विश्वास ही नहीं होता था कि इतनी जल्दी 9 साल के बाद 2016 में महेश शर्मा जी बताएंगे कि मातृभूमि के 1.25 लाख से ज़्यादा रीडर्स हैं। इतनी तेज़ी से ज़माना बदल रहा है। तो अगर अवसर की बात कहते हैं तो मुझे तो अवसर ही अवसर दिखता है। अगर आप चाहते हैं कि
हंस में, कथादेश में, पाखी में, समसामयिक समकालीन भारतीय साहित्य में, इंद्रप्रस्थ भारती में जो रचनाएं मेरी प्रकाशित होती हैं उनको मैं मातृभूमि के उस पर ला दूं पैनल पर, तो उस दिन की तैयारी शुरू कर दीजिए जब आप गंभीर पाठक के लिए भी डिजिटल साहित्य उपलब्ध करेंगे। यही है सबसे बड़ी चुनौती, वरना बहुत ही सस्ता सा खिलौना बन करके रह जाएगा डिजिटल साहित्य। फोटो सारी तो है उपलब्ध मोबाइल पर, लेकिन दीवार पर एक स्थायी स्मृति बना करके रखने के लिए आप जो फोटो टांगते हैं वो मोबाइल वाली फोटो के रहते हुए टांगती है। स्थायी साहित्य बना रहेगा, इसलिए स्थायी साहित्य को डिजिटलाइज कर दीजिए आप, और वो स्थायी साहित्य उच्च स्तर का साहित्य आ सके। मैं इसको सबसे बड़ी चुनौती समझता हूँ। आज अंतर्जाल पर असंख्य पुस्तकें आसानी से उपलब्ध हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि परंपरागत तरीके से पुस्तकों के प्रकाशन में कोई कमी आई है। एक बहुत अच्छी सी एक लाइन थी जावेद अख्तर की कि जो जायका उंगलियों को बुक के लगा के और फिर जीभ पे लगा के उनको पलटने का है, वो जायका हमें इंटरनेट में नहीं मिलेगा। रादर हमारा जो अंगूठा है वो आप थोड़े दिनों बाद, थोड़े कुछ पीढ़ियों बाद आप देखेंगे कि वो अलग तरह से काम करने लगेगा, बिकॉज वो पूरा टाइम इंटरनेट पे रहता है। तो बुक पढ़ने का एक अपना अलग मज़ा है। जो शौकीन है, जो बुक को पढ़ते हैं, जो बहुत तरह की पुस्तकों के साथ इंडल्ज रहते हैं पूरा दिन। मैंने यहाँ भी देखा है, मैंने एक आदमी को देखा, उन्होंने बस एक नई बुक खरीदी ही होगी, खरीदने के बाद वो बेंच पे बैठ गए और उसको पढ़ना शुरू कर दिया। इस तरह का जो जायका है ये डिजी वर्ल्ड में नहीं मिलेगा, ये नेट पे नहीं मिलेगा। पुस्तकों का प्रकाशन और विमोचन की एक परंपरा आज भी पहले की तरह बनी हुई है। आज इंटरनेट पर हिंदी साहित्य का व्यापक संसार है। एक आकलन के अनुसार साहित्यिक हिंदी वेब पन्नों की संख्या करोड़ तक पहुंच चुकी है, जहां कविता कोश में प्राचीन काल के कवियों से लेकर नवोदित कवि की कविताओं का जखीरा उपलब्ध है। वहीं कुछ वेबसाइट ऐसी हैं जिन पर साहित्य की तमाम विधाओं की उत्कृष्ट कृतियों को संपूर्ण रूप से उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसे कई हजार वेबसाइट और सामूहिक ब्लॉग हैं जो साहित्य रचने में संलग्न युवा प्रतिभाओं का प्रोत्साहन कर रहे हैं, और इसका असर अब तक पुस्तकों के प्रकाशन पर पड़ता नहीं दिख रहा है। लोकसभा टीवी के इस विशेष प्रस्तुति में आज सिर्फ इतना ही। दीजिए मुझे मेरी पूरी टीम के साथ इजाजत। नमस्कार।